हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसके पहले हम लोग वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट कवर कर चुके हैं। वारंट केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 2 साल से ज़्यादा होती है, उन्हें हम वारंट केस कहते हैं। और जब ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है और पुलिस रिपोर्ट पर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं, तो उनका प्रोसीजर जो ट्रायल का होता है वो पार्ट ए में दिया हुआ है। पार्ट बी डील करता है केसेस अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब जहां पर वारंट केस के रेफरेंस में कंप्लेन फाइल हुई है या फिर सेक्शन 282 के अंदर सम्मन केस को कन्वर्ट किया गया है वारंट केसेस में। तो मतलब जो पुलिस रिपोर्ट के अलावा कैसे भी वारंट केस इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, उनका जो ट्रायल है वो पार्ट बी में दिया हुआ है। सेक्शन 267 डील करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन से। सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट द अक्यूज्ड अपीयर और इज बॉट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो जब भी मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड अपीयर होगा या फिर लाया जाएगा, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? उनके पास कोई पुलिस रिपोर्ट तो है नहीं, प्रोसिक्यूशन है उनके पास, तो प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे। प्रोसिक्यूशन वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा जिसके बेसिस पे वो कह रहा है कि उसका केस बनता है, अपने केस को सपोर्ट कर रहा है। वो एविडेंसेस देगा मैजिस्ट्रेट को कि देखिए मेरा केस बनता है, अक्यूज्ड ने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है। सबसेक्शन 2 कहता है द मैजिस्ट्रेट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू अ सम्मन टू एनी ऑफ इट्स विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेन और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। तो मजिस्ट्रेट एप्लीकेशन, किसकी एप्लीकेशन? प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर सम्मन इशू करेंगे, उसके विटनेसेस को डायरेक्ट करेंगे कि भाई प्रोड्यूस हो। कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो उसके लिए भी सम्मन इशू कर सकते हैं। सेक्शन 268 व्हेन अक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज। तो सबसेक्शन 1 कहता है इफ़ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 267 द मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड दैट नो केस अगेंस्ट द अक्यूज्ड हैज़ बीन मेड आउट विच इफ़ अनरिबर्टेड वुड वारंट हिज कन्विक्शन द मैजिस्ट्रेट शैल डिस्चार्ज हिम। तो एविडेंसेस लेने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, उसके एविडेंसेस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई भी चार्जेस तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट बन ही नहीं रहे हैं, बेफालतू में अक्यूज्ड को परेशान किया जा रहा है, तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि उनको क्यों ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। यहाँ पे वर्ड डिस्चार्ज यूज़ हुआ है। जो डिस्चार्ज होता है, जब अक्यूज़ को डिस्चार्ज किया जाता है तो ये अक्यूज़ की इनोसेंस प्रूफ नहीं की करता है। और जब चार्जेस फ्रेम होने के पहले बिना मेरिट के अक्यूज़्ड को जब रिलीज़ किया जाता है तो उसको डिस्चार्ज कहते हैं। और डिस्चार्ज और एक्विटल में यही फ़र्क होता है कि एक्विटल चार्जेस सुनने के बाद होता है, चार्जेस फ्रेम होने के बाद होता है, मेरिट पर एक्विटल होता है। पर जब चार्जेस फ्रेम नहीं किए गए होते हैं और जो चार्जेस फ्रेम होने के पहले रिलीज़ कर दिया जाता है अक्यूज़्ड को, तो उसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। और डिस्चार्ज क्या है? अक्यूज़्ड की इनोसेंस को प्रूफ नहीं करता है। वेयर एज एक्विटल क्या है? एक्विटल अक्यूज़्ड की इनोसेंस को प्रूफ करता है। अगर किसी केस में अक्यूज़्ड को एक्विट किया गया है तो मतलब वहाँ पर अक्यूज़्ड को उस ऑफेंस के रेफरेंस में इनोसेंट माना गया है। बट डिस्चार्ज के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड डिस्चार्ज यूज़ किया गया है, एक्विट नहीं यूज़ किया गया है। मतलब यहाँ पर अक्यूज़ को इनोसेंट नहीं माना गया है, बस उसके खिलाफ कोई भी ऑफेंसेस नहीं बन रहे हैं, मैजिस्ट्रेट को ये लग रहा है, इसलिए मैजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, उसको डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। सबसेक्शन 2 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ मैजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द अक्यूज्ड एट any previous stage of the case if for the reason to be recorded by such magistrate he consider the charge to be groundless। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस सेक्शन में जो मजिस्ट्रेट को प्रिवेंट कर रहा हो कि वो अक्यूज्ड को पहले इस स्टेज के पहले वो रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, लेकिन यहाँ पे
क्या बोला गया है सबसेक्शन 2 में कि प्रीवियस स्टेज पर भी अक्यूज्ड को रिलीज़ किया जा सकता है अगर उन्हें लग रहा है कि कोई ग्राउंड नहीं बन रहा है, वो रीज़न रिकॉर्ड करके प्रीवियस स्टेज पर भी रिलीज़ कर सकते हैं। मतलब प्रोसिक्यूशन को सुनते वक्त भी रिलीज़ कर सकते हैं, सुनने से पहले भी कर सकते हैं अगर वो अपीयर हो गया है तो। ज़रूरी नहीं है प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, उसके विटनेसेस को सुनने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही रिलीज़ करें। ये सबसेक्शन 2 कह रहा है। सेक्शन 269 प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज़ नॉट डिस्चार्ज। तो इन केस अगर इन केस अक्यूज को डिस्चार्ज नहीं किया जाता है तो क्या होगा। सबसेक्शन 1 if when such evidence has been taken or at any previous stage of the case the magistrate is of opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offense triable under this chapter which such magistrate is competent to try and which in his opinion could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused। तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 269 कहता है जहाँ पर किसी भी स्टेज पर, मतलब एविडेंस लेने के बाद या एविडेंस लेने के पहले प्रीवियस स्टेज पर अक्यूज्ड को रिलीज़ नहीं किया गया और अब मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि अक्यूज्ड के खिलाफ केस बनता है, जो उनके द्वारा ट्रायल बिल है वो ट्राई कर सकते हैं उस केस का और कॉम्पिटेंट हैं वो पनिश करने के लिए भी। तो वो क्या करेंगे, चार्जेस फ्रेम करेंगे इन राइटिंग में अगेंस्ट द अक्यूज्ड। चार्जेस हमेशा राइटिंग में फ्रेम होगा, यहाँ पे वर्ड शैल लिखा हुआ है। अच्छा, अगर वो कॉम्पिटेंट है तब तो वो चार्जेस फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो नहीं कॉम्पिटेंट होते तो वो रेफ़र कर देते वहाँ पर प्रॉपर कोर्ट में, जहाँ पर कोर्ट क्या होता, कॉम्पिटेंट होता ट्रायल करने के लिए एंड पनिश करने के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है द चार्ज शैल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड गिल्टी और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब भी चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे तो अक्यूज्ड को पढ़ के सुनाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम अपनी गिल्टी मान रहे हो या तुम्हारे पास कुछ डिफेंस है, तुम्हें अपना डिफेंस करना है। अच्छा, यहाँ पे समझाया जाएगा, उसको रीड करके बताया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर अक्यूज को पता ही नहीं चलेगा कि उसके खिलाफ एलिगेशंस क्या लगे हैं तो फिर वो कैसे अपने आप को डिफेंस करेगा। और ऑडी अल्टम पार्टम जो दोनों ही पार्टी को सुना जाना होता है वो कैसे हो पाएगा जब दूसरी वाली पार्टी को पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ चार्जेस क्या लगे हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड शैल यूज़ हुआ है। अक्यूज्ड को चार्जेस के बारे में बताना कंपलसरी है, मैंडेटरी ड्यूटी है कोर्ट के ऊपर। सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। इन केस अक्यूज्ड अपनी गलती मान लेता है, गिल्टी प्लीड कर देता है, तो मैजिस्ट्रेट के ऊपर ड्यूटी होगी कि वो जो उसने गिल्टी प्ली किया है उसको वो रिकॉर्ड करेंगे। बट यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो उसको कन्विक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये हो सकता है कि अक्यूज्ड तो कह रहा है कि वो गिल्टी है पर मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनका मानना है कि उसकी गिल्टी प्लीड करने के बावजूद उसका ट्रायल होना चाहिए। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो गिल्टी प्लीड करे या ना करे वो ट्रायल करवा सकते हैं, उनके ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है। सबसेक्शन 4 कहता है if the accused refuses to plead or does not plead or claims to be tried or if the accused is not convicted under subsection 3 he shall be required to state at the commencement of next hearing of the case or if the magistrate for the reason to be recorded in writing so thinks fit forthwith whether he wishes to cross examine any and if so which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken। तो इन केस अगर अक्यूज्ड क्या कहता है, वो गिल्टी नहीं मानता है और कहता है कि उसको ट्रायल करवाना है, ठीक है, या फिर मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट नहीं करते हैं सबसेक्शन के 3 के अंदर, तो ही शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग। अक्यूज्ड को नेक्स्ट हियरिंग के कमेंसमेंट पर बताना पड़ेगा, वो रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है कि वो कोई भी ऐसा विटनेस है प्रोसिक्यूशन का जिसको वो क्रॉस एग्जामिन करवाना चाहता है। जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं जिनका एविडेंस 267 के अंदर मैजिस्ट्रेट ने लिया था
तो उस प्रोसिक्यूशन के किसी विटनेस का वो अपने काउंसिल से क्रॉस एग्जामिन करवाना चाहता है, या अक्यूज्ड को बताना पड़ेगा, ठीक है। और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसको अलाउ करेंगे, और अगर वो करवाना चाहता है तो कौन से विटनेस को करवाना चाहता है उसको ये भी बताना पड़ेगा। सब सेक्शन 5 कहता है if he says he does so wish, the witnesses named by him shall be recalled, and after the cross examination or re-examination, if any, they shall be discharged। तो जैसा वो, अगर जिनको वो बुलाना चाहता है उनको बुलाया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन भी होगा, उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल नेक्स्ट बी टेकन, एंड आफ्टर द क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन इफ एनी दे शैल ऑल्सो बी डिस्चार्ज। सबसेक्शन 6 कहता है कि जो भी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं जो बचे हुए हैं, जिनका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो उनका एविडेंस लिया जाएगा, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, री एग्जामिनेशन होगा, फिर उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की बात हो रही है। अभी तक प्रोसिक्यूशन के क्या हुए हैं, विटनेसेस को सुन लिया गया है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस ले लिए गए हैं। अभी जो ये सबसेक्शन 7 है ये सीआरपीसी में नहीं था, ये नया ऐड किया गया है। सबसेक्शन 7 वेयर डिस्पाइट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन एंड आफ्टर टेकिंग ऑल द रीजनेबल मेजर्स अंडर दिस संहिता, if the attendance of the prosecution witness under the subsection 5 and 6 cannot be secured for the cross examination, it shall be deemed that such witness has not been examined for not being available, and the magistrate may close the prosecution evidence for the reason to be recorded in writing and proceed with the case on the basis of materials on the record। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सारी अपॉर्चुनिटी दी गई, और उसके बाद जो से विटनेसेस, प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं आ पाए, एब्सेंट थे क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे, नहीं हो पाया उनका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस का, तो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को क्लोज कर देंगे, रीज़न रिकॉर्ड कर देंगे, और जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है और जो भी मटेरियल है और जो भी एविडेंस है उसके साथ आगे प्रोसीड कर देंगे। ये प्रोविज़न सीआरपीसी में नहीं था, ये नया प्रोविज़न है। प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया गया है, और हम अभी पढ़कर अब तक हम लोग ने पढ़ा कि जब प्रोसिक्यूशन का सारा एविडेंस हो जाता है तो सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 का प्रोसीजर फॉलो होता है। Section 351 power to examine accused in every inquiry or trial for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in the evidence against him. The court shall, clause B पढ़ना है हमें, the court shall after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case। तो prosecution के सारे evidences लेने के बाद accused के defense में आने से पहले accused को एक opportunity दी जाएगी, उसको enable किया जाएगा कि वो personally अपनी तरफ से केस के जो भी circumstances हैं उसको explain कर सके, कोर्ट को उसको बता सके। यहाँ पर क्लॉज बी में शैल वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ये कि कोर्ट के ऊपर ड्यूटी है कि उन्हें ऐसा करना है, और इसका प्रोसीजर फॉलो करने के बाद अक्यूज्ड को एविडेंस में एंटर किया जाएगा। Section 270 Evidence for defense। The accused shall then be called upon to enter upon his defense and produce his evidence, and the provision of Section 266 shall apply to the case। इस सेक्शन 351 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी फॉलो करने के बाद अक्यूज्ड क्या होगा, डिफेंस करेगा, और प्रोविज़न 266 फॉलो किया जाएगा। सेक्शन 266 एविडेंस फॉर डिफेंस। तो सबसेक्शन 1 कहता है द अक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, एंड इफ द अक्यूज पुट
इन एनी रिटन स्टेटमेंट द मैजिस्ट्रेट शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। तो फिर जब मैजिस्ट्रेट के द्वारा कहा जाएगा कि एंटर हो अपने डिफेंस में, अक्यूज्ड एंटर करेगा डिफेंस में, तो अगर वो WS फाइल करता है तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उसको बाकी रिकॉर्ड के साथ क्या कर देंगे, फाइल कर देंगे। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ द अक्यूज्ड आफ्टर ही हैज़ एंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाइज टू द मैजिस्ट्रेट टू इशू any process for compelling the attendance of any witness for the purpose of examination or cross-examination or for the production of any document or other thing, the magistrate shall issue such process unless he consider that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or defeating the end of justice, and such ground shall be recorded by him in writing। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट अप्लाई कर सकते अक्यूज्ड अगर अप्लाई करता है कि डिफेंस में आने के बाद कि प्रोसिक्यूशन का कोई विटनेस है, उसको क्रॉस एग्ज़ामिन करना है या फिर किसी विटनेसेस को बुलाना है, कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, प्रोसेस बुला भी सकते हैं। यहाँ पे वर्ड क्रॉस एग्जामिनेशन यूज़ हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन के विटनेस को बुलाने की बात हो रही है या फिर हॉस्टाइल विटनेस को बुलाने की बात हो रही है, क्योंकि वर्ड क्रॉस एग्जामिनेशन यूज़ हुआ है। या फिर एग्जामिनेशन लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन अपने विटनेस का भी हो सकता है। तो या तो अक्यूज अपना विटनेस बुलाना चाह रहा है या फिर प्रोसिक्यूशन का विटनेस बुलाना चाह रहा है, दोनों के लिए इस सबसेक्शन में अप्लाई कर सकता है। और मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, अलाउ कर भी सकते हैं, नहीं भी अलाउ कर सकते हैं। क्यों? अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज टाइम वेस्ट करने के लिए बुला रहा है, डीले करने के लिए बुला रहा है एंड ऑफ जस्टिस को, तो उसको मना कर देंगे और राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे रीज़न मजिस्ट्रेट को ऐसा क्यों लग रहा है और उन्होंने क्यों अलाउ नहीं करा। Provided that when the accused has cross-examined or had opportunity of cross-examining any witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under this section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the end of the justice। तो जहाँ पर accused पहले ही क्रॉस एग्जामिन कर चुका है किसी विटनेस को या फिर उसे अपॉर्चुनिटी मिली थी क्रॉस एग्जामिन करने की, अब वो उस पर्सन की, उस विटनेस की फिर से अटेंडेंस चाह रहा है, तो अब कंपेल नहीं किया जाएगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है बहुत ज़रूरी है तो बुला लेंगे मजिस्ट्रेट, अदरवाइज जनरल रूल ये है कि फिर उस विटनेस की अटेंडेंस को कंपेल नहीं किया जाएगा जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है अक्यूज्ड के द्वारा, या फिर अपॉर्चुनिटी मिली थी। अब करा कि नहीं करा ये ऐसा कुछ नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वहाँ पर मैंडेटरी नहीं रह जाता है बुलाना। फिर वो मैजिस्ट्रेट के विश पर होता है, उनकी पावर, डिस्क्रिशनरी पावर पर होता है कि वो बुलाना चाहते हैं कि नहीं। उन्हें लग रहा है कि ज़रूरी है एंड ऑफ जस्टिस में तो अलाउ कर देंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अंडर this subsection may be done by audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात हो रही है, जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इस सबसेक्शन के अंदर की बात हो रही है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी हो सकता है, उस जगह पर भी हो सकता है जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट करा है किसी जगह को, वहाँ पर हो सकता है। ये प्रोविज़न हमारे CRPC में नहीं था, ये नया प्रोविज़न है। सबसेक्शन 3 कहता है द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर द सबसेक्शन 2 require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in the court। तो मैजिस्ट्रेट किसी भी विटनेस को सम्मन करने से पहले सबसेक्शन 2 के अंदर रिक्वायर करेंगे कि जो भी खर्चा लगेगा उसको डिपॉजिट किया जाए कोर्ट में। सेक्शन 266 का प्रोसीजर फॉलो हो गया है, प्रोसिक्यूशन को सुन लिया गया था, अक्यूज्ड को भी सुन लिया गया है, अब आएगा एक्विटल और कन्विक्शन। सेक्शन 271 का सबसेक्शन 1 डील करता है इफ़ इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर
in which a charge has been framed, the magistrate find the accused not guilty, he shall record an order of acquittal. तो जहाँ पर सब कुछ सुनने के बाद चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, सब कुछ सुना जा चुका है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड की कोई गलती नहीं है, गिल्टी नहीं है, वो ऑर्डर ऑफ एक्विटल क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे और उसको एक्विट कर देंगे. सब सेक्शन 2 कहता है वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड द अक्यूज्ड गिल्टी बट does not proceed in accordance with the provision of section 364 or section 401, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass the sentence upon him according to the law. तो वहाँ जहाँ पर अक्यूज्ड गिल्टी है, मैजिस्ट्रेट को लगता है अक्यूज्ड गिल्टी है, सारे एविडेंसेस के बाद, सबको सुनने के बाद, और गुड कंडक्ट या एडमोनिशन पे रिलीज़ नहीं करना है अक्यूज्ड को, और मैजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट हैं कन्विक्शन देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, तो आफ्टर हियरिंग द अक्यूज्ड ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, जो भी सेंटेंस मजिस्ट्रेट पास कर रहे हैं उस पर अक्यूज्ड को एक बार सुना जाएगा और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ सेंटेंस पास कर दिया जाएगा. सबसेक्शन 3 कहता है वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may, after he has convicted the said accused, take evidence of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon. तो कन्विक्शन देने के बाद जब चार्जेस प्रीवियस कन्विक्शन के भी लगे हैं, तो अब जब कन्विक्शन दे दिया गया है और अक्यूज्ड एडमिट नहीं कर रहा है कि वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, वो मना कर रहा है कि मैं पहले कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ, तो अब उसको उसकी कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूफ करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, एविडेंसेस लेंगे, फाइंडिंग लेंगे. यहाँ पर ये मैंडेटरी है कि जब इस चैप्टर के अंदर अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया है उसके बाद ही प्रीवियस कन्विक्शन का मुद्दा उठाया जाएगा, उसके पहले नहीं उठाया जाएगा. प्रोवाइडेड दैट no such charge shall be read out by the magistrate, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under subsection 2. तो प्रोविज़ो यही बोलता है कि ना ही प्रीवियस कन्विक्शन को मजिस्ट्रेट के द्वारा रीड आउट किया जाएगा, ना ही अक्यूज्ड को गिल्टी प्लीड करने के लिए कहा जाएगा, और ना ही प्रोसिक्यूशन इसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस देगा. कब तक नहीं दे सकता है, जब तक इस चैप्टर के अंदर अक्यूज्ड को कन्विक्शन का सेंटेंस ना दे दिया गया हो, तब तक प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी जाएगी. इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अगर पहले से ही प्रीवियस कन्विक्शन के लिए अक्यूज्ड को दोषी ठहराया जाएगा तो पहले तो जो ट्रायल हो रहा है उसका मुद्दा ही भटक जाएगा. दूसरा, पहले से ही सबका माइंड पार्शियल हो जाएगा, बायस हो जाएगा कि अक्यूज तो ऑफेंडर है ही. तो ऐसी धारणा पहले से मन में ना आए और फेयर ट्रायल रहे, इसलिए कन्विक्शन होने के बाद ही प्रीवियस कन्विक्शन के लिए एविडेंस लिया जाएगा. Section 272 Absence of complainant. When the proceeding have been instituted upon a complaint and on any day fixed for the hearing of the case the complainant is absent and the offence may lawfully compounded or is not cognizable offence, the magistrate may, after giving 30 days time to the complainant to be present in his discretion, notwithstanding anything herein before contained, at एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज़ बीन फ्रेम डिस्चार्ज द अक्यूज्ड. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जहाँ पर वारंट केस कंप्लेन पर है और जो डेट फिक्स करी गई थी हियरिंग की उस दिन कंप्लेनेंट ही नहीं आया है, तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकते हैं. या फिर क्या कर सकते हैं वो, और डिस्चार्ज भी कब करेंगे, जब ऑफेंस कैसा होगा, कंपाउंडेबल होगा और कॉग्निजेबल नहीं होगा. नॉन कॉग्निजेबल होना चाहिए और कंपाउंडेबल होना चाहिए. या फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, 30 डेज़ का टाइम दे सकते हैं कंप्लेनेंट को प्रेजेंट होने के लिए और डिस्चार्ज नहीं करेंगे अक्यूज्ड को. 30 दिन का टाइम दे देंगे कंप्लेनेंट को कि आ जाना.
ये जो टाइम लिमिट है 30 डेज़ की, ये पहले नहीं थी, हमारे CRPC में नहीं थी, ये नया प्रोविज़न ऐड किया गया है। सेक्शन 273 Compensation for acquisition without reasonable cause. Subsection 1. If in any case instituted upon complaint or upon information given to a police officer or to a magistrate, one or more persons is or are accused before a magistrate of any offence triable by magistrate, and the magistrate by whom the case is heard discharges or acquits all or any of the accused, and is of opinion that there was no reasonable ground for making a acquisition against them or any of them, the magistrate may, by his order of discharge or acquittal, if the person upon whose complaint or information the acquisition was made is present, call upon him forthwith to show cause why he should not pay the compensation to such accused or to each or any of such accused when there are more than one, or if such person is not present, direct the issue of summons to him to appear and show cause as aforesaid. तो वहाँ जहाँ पे कंप्लेन वारंट केस की कंप्लेन आई थी या फिर कहीं से इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को और केस इंस्टीट्यूट हुआ था, और जहाँ पर चाहे भले अक्यूज़्ड को डिस्चार्ज किया गया हो, जैसे हमने कहीं कहीं पढ़ा कि अक्यूज़्ड को डिस्चार्ज किया जा रहा है या फिर एक्विट किया जा रहा है, तो इन दोनों में से कुछ भी किया जा रहा है और अक्यूज़्ड क्या है, ग्राउंड नहीं बन रहा है अक्यूज़्ड के अगेंस्ट, या फिर अक्यूज़्ड क्या है, इनोसेंट है, और मैजिस्ट्रेट को लगता है इस पे बेफालतू एलिगेशंस लगाए गए हैं, कोई रीज़नेबल ग्राउंड तो था नहीं एक्विजिशन का, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वो जो कंप्लेनेंट था या फिर इन्फॉर्मेंट था जिसने एलिगेशंस लगाए उसको बुलाएंगे, कहेंगे बताओ तुमसे क्यों ना कॉम्पनसेशन दिलवाया जाए इन लोगों को, एक से ज़्यादा अक्यूज़्ड हैं तो उन सबको हो सकता है, या जिनके खिलाफ़ कंप्लेन डिसमिस करी गई है या फिर जिनको रिलीज़ करा गया है, एक्विट किया गया है, डिस्चार्ज किया गया है, एक से ज़्यादा हैं और उनमें से कुछ को किया गया है, तो उन पर्सनस को, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को रिलीज़ किया गया है, चाहे डिस्चार्ज करके रिलीज़ किया गया हो चाहे एक्विट करके रिलीज़ किया गया हो, उन लोगों के लिए है। अब वो सारे अक्यूज़्ड हो सकते हैं, उनमें से कुछ हो सकते हैं, या फिर कोई एक अक्यूज़्ड है तो वो हो सकता है, तो बुलाया जाएगा कंप्लेनेंट को या इन्फॉर्मेंट को कि आपने एलिगेशंस तो लगा दिए, अब वो उसका ग्राउंड तो बन नहीं रहा है, ये लोग को डिस्चार्ज कर दिया है क्योंकि ग्राउंड नहीं था, या फिर सारा केस सुन लिया एक्विट कर दिया गया क्योंकि कोई रीज़न बन नहीं रहा था, इनोसेंट है वो, अब तुम बताओ कि तुम्हें कॉम्पनसेशन देने को क्यों ना कहा जाए, तो बुलाया जाएगा, और अगर नहीं है वो लोग तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट पे सम्मन जारी करेंगे और फिर बुलाएंगे कि आओ और बताओ। सबसेक्शन 2 कहता है The magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied that there was no reasonable ground for making acquisition, may, for the reason to be recorded, make an order that the compensation to the such amount not exceeding the amount of fine he is empowered to impose as he may determine be paid by such complainant or informant to the accused or to each or any of them. सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे जो भी रीज़न उन लोगों के द्वारा बताया जाएगा, और जहाँ पे उन लोग की बातें सुनने के बाद लगता है कि मजिस्ट्रेट को कि कोई भी एक्विजिशन का ग्राउंड बन नहीं रहा था, तो भाई कहेंगे इन लोग को कॉम्पनसेशन दो, तुमने इन लोगों को बेफालतू परेशान करा है, और कितना कॉम्पनसेशन लगा सकते हैं मैजिस्ट्रेट, तो जितना उनकी कॉम्पिटेंसी है, जितना उनका ज्यूरिसडिक्शन है वो उतना लगा सकते हैं, ये लिमिट है, तो वो उतना कॉम्पनसेशन लगा देंगे और वो कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट को पे करना होगा, किसको, अक्यूज्ड को पे करना होगा जिसको रिलीज़ किया गया है। सबसेक्शन 3 कहता है द मैजिस्ट्रेट में बाय द ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन अंडर सबसेक्शन 2 further order that in the default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo the simple imprisonment for a period not exceeding 30 days.
सिंपल है, जिन लोगों को कॉम्पेंसेशन पे करने को कहा गया उन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, पे नहीं किया, तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा जो कि 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। सबसेक्शन 4 कहता है वेयर एनी पर्सन इज इम्प्रिजन अंडर सबसेक्शन 3 द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ BNS शैल सो फार एज मे बी अप्लाइड। तो जिस पर्सन को भी इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन के लिए, उन पे सेक्शन नंबर 8 BNS का लगाया जाएगा। सबसेक्शन 5 कहता है नो person who has been directed to pay the compensation under this section shall by the reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in the respect of the complaint made or the information given by him। तो जो complainant और informant थे अगर उन पे कोई और सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी बन रही है कॉम्पनसेशन के अलावा, तो वो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। कॉम्पनसेशन इस चैप्टर के अंदर, इस सेक्शन के अंदर अपनी जगह है और क्रिमिनल लाइबिलिटी और द सिविल लाइबिलिटी अपनी जगह है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉम्पनसेशन की वजह से उन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Provided that any amount paid to an accused person under this section shall be taken into the account in awarding a compensation to such person in a subsequent civil suit रिलेटिंग टू द सेम मैटर। तो अगर कोई सिविल सूट होता है और उसके अंदर भी वो जो अक्यूज्ड पर्सन था वो एलिजिबल हो जाता है किसी अमाउंट के लिए, तो जो अमाउंट, जो कॉम्पनसेशन उसे इस सेक्शन के अंदर दिया जा रहा है उसको भी ध्यान रखा जाएगा, उसको भी काउंट किया जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है द कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड अंडर सबसेक्शन 2 बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास टू पे द कॉम्पनसेशन एक्सीडिंग 2000 रुपीज़ ही मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर एज इफ सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय सच मैजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 6 कहता है कि अगर कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट पे 2000 से ज़्यादा का फ़ाइन लगाया गया है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के द्वारा, तो वो अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जैसे कि उन्हें कन्विक्शन दिया गया हो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के द्वारा। वर्ड एज इफ़ सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट, एज इफ़ मतलब कि जैसे मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के द्वारा कन्विक्शन किया जाता है तो अपील कहाँ जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है। वैसे ही अगर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के द्वारा 2000 से ज़्यादा का फ़ाइन लगाया जाता है इस सेक्शन के अंदर, तो अपील कोर्ट ऑफ सेशन में की जा सकती है। ये बोल रहा है सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 7 कहता है व्हेन एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द अक्यूज्ड इज मेड in this case which is subject to the appeal under subsection 6 the compensation shall not be paid to him before the period allowed for the presentation of the appeal has lapsed, or if an appeal is presented before the appeal has been decided, or where such order is made in case which is not so subject to the appeal the compensation shall not be paid before the expiration of 1 month from the date of the order। तो इन केस सबसेक्शन 6 के अंदर ऑर्डर ऐसा है कि अपील किया जा सकता है, मतलब कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जो है उन्होंने 2000 से ज़्यादा का फ़ाइन लगा दिया है, अपीलेबल है ऑर्डर जो है। इन शॉर्ट उस ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर है जिसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं सबसेक्शन 6 के अंदर। तो तब तक कॉम्पनसेशन अक्यूज्ड को नहीं दिया जाएगा जब तक वो अपील का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। अपील अगर कर दी गई है तो अपील का डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक क्या होगा। और अगर अपील नहीं करी गई है तो 1 महीने का टाइम पीरियड नहीं बीत जाता, जब से ऑर्डर है तब से 1 महीने का टाइम पीरियड नहीं बीत जाता, तब तक कोई भी कॉम्पनसेशन अक्यूज्ड को नहीं दिया जाएगा। ये कहता है सबसेक्शन 7। और सबसेक्शन 8 ये कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन also apply to the summon case as well as the warrant case। तो compensation for acquisition without a reasonable cause जो सेक्शन 273 है वो वारंट केस पर भी अप्लाई होंगे। और अगर सम्मन केस में भी किसी पे फॉल्स एलिगेशन लगाया जा रहा है, ग्राउंडलेसली किसी को चार्जेस लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये सेक्शन क्या होगा, अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का वारंट केस का ट्रायल ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम्मन केस का ट्रायल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सम्मन केस और वारंट केस में ट्रायल में क्या डिफरेंसेस होता है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।